आज हमारे बीच में हमारे कॉलेज की शान सक्षम राजपूत जी। सक्षम जी इधर देखो, बहुत ही ज़बरदस्त। और मिस्टर भूपेंद्र वर्मा, जाना पहचाना चेहरा। और हमारे बीए सेकंड ईयर के, नाम बताओ बेटा। खुबराम जी। खुबराम जी, ठीक है जी। ये भी एचएस की तैयारियां कर रहे हैं। तो इन लोगों ने जो है बहुत ही गहराई से प्रयास किया स्टडी करने का इलेक्शंस को। मैं इनको ढूंढ रहा था, कई दिन से मिल नहीं पा रहे थे, तो आज मुझे मिले हैं। तो मैं इनसे थोड़ा सा ब्रीफ में एनालिसिस लूँगा। सबसे पहले भूपेंद्र जी, आपकी स्टडी भी कोलिशन पॉलिटिक्स और इस पे ऊपर थी 2014 के बाद, जो एक पार्टी की डोमिनेंस थी। तो ये जो रिज़ल्ट आए हैं, ये और जो आपकी जो स्टडी है उस पर क्या असर पड़ेगा इस रिज़ल्ट का? असर यदि मेरी स्टडी की बात करूं तो उसमें मैं डोमिनेंस दिखा रहा था एक एरिया का या एक पार्टी का जी। उसमें कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा चूक गया है वो। अच्छा। जो डोमिनेंस था पहले, मैं कंपेयर कर रहा था जो 1952 के बाद शुरू हुआ था डोमिनेंस कांग्रेस का, लगभग जो 67 तक रहा था। यानी कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस खत्म हुआ 67 के बाद, जैसे ही 62 के युद्ध के बाद, नेहरू जी के मृत्यु के बाद, जैसे ही कांग्रेस का डोमिनेंस खत्म हुआ धीरे धीरे 1967 में, सीटें एकदम से गिर गई धड़ाम करके। जो वैसा ही कहीं ना कहीं देखने को अभी मिल रहा है फिलहाल के 2014 में एक प्रचंड बहुमत के साथ आई थी बीजेपी। बिल्कुल। यानी कि जब बीजेपी का उदय हुआ 1980 में हुआ, तो 1980 के बाद धीरे धीरे बढ़ रही थी, धीरे धीरे करके प्रथम फेज में उन्होंने कोalition बनाना पड़ा, गठबंधन बनाना पड़ा, वो 2004 तक चला। उसके बाद फिर बीजेपी मतलब डाउन हो गई थी। तो धीरे धीरे 2014 में एकदम से बढ़त के साथ जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो 75 साल से राज करी थी, 2014 में एकदम से गिर गई थी। उसके पीछे डिक्लाइन के बहुत सारे कारण थे जो हमारे समक्ष दिख जाते हैं। इनके कहीं ना कहीं सुरक्षा का मुद्दा था, या क्षेत्रीय मुद्दे थे, या विदेश नीति के मुद्दे थे। इन मुद्दों पर जब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए लीड जो गवर्नमेंट बीजेपी थी, इन्होंने जब काम किया, तो काम करने के बाद 2014 में तो बनी, लेकिन इसके साथ साथ 19 के चुनावों में भी और बड़ी मेजॉरिटी मिली। लेकिन जब प्रेजेंट में 2024 की बात करते हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं। अभी चुनाव का रिजल्ट आ चुका है कि पार्टी बहुत कम बहुमत के साथ, इनकी बहुमत तो है पार्टी के पास, लेकिन मेजॉरिटी नहीं है बीजेपी के पास, लेकिन फिर भी एनडीए के साथ लीड करके सरकार बना रहा है बीजेपी। तो देखा जाए इसके पीछे हारने के बहुत सारे कारण हैं। तो पहला कारण ये कि भाई यदि हम इसके पॉजिटिव वे पर देखें तो बीजेपी इसलिए भी जीती क्योंकि इसने विदेशी मामलों में अच्छा काम किया, इंटरनेशनल रिलेशन पर बहुत अच्छा काम किया, इनके डिफेंस के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य किए। असर पड़ता है आम वोटर के ऊपर भूपेंद्र? नहीं सर, वही तो देखने के लिए मिल रहा है कि आम वोटर ने ये चीज़ें फिलहाल नहीं देखी, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दों को इस चुनाव में इनकी सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया लोगों द्वारा। जो जनाधार मिला वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मुद्दों पर मिला। इनकी देखा जाए तो एमपीज़ ने उतना कार्य नहीं किया शायद ग्राउंड लेवल पे, जिसकी वजह से बीजेपी को ये या एनडीए गवर्नमेंट को ये सामना करना पड़ रहा है आज हार का सामना। सक्षम, आप क्या बोलेंगे इस चुनाव के रिजल्ट के ऊपर? आपका क्या एनालिसिस है? सर, सबसे बड़ी बात तो ये है, जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया था बीजेपी की तरफ से, मतलब पीछे एक दशक में भी, वो मेनली था ब्रांड मोदी, मोदी जी के नाम पे। पर इस बार जनता ने कहीं ना कहीं ब्रांड मोदी को नकार के लोकल मुद्दों को ज़्यादा मतलब तवज्जो दी है। उन्होंने लोकल पे देखा कि जो बीजेपी के एमपीज़ है वो कितना ग्राउंड पे जा रहे हैं, वोटर्स के साथ कितना जुड़ रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, उनकी सोच क्या है। अगर वो मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं तो क्यों उन्हें हम वोट डालें? तो वो देख रहे हैं कि उनकी खुद की सोच क्या, वो उस क्षेत्र के विकास के लिए क्या कर सकते हैं खुद से। क्या उनके पास राष्ट्रवाद, धर्म और मोदी जी के नाम के अलावा कुछ और है ही नहीं। तो इस कारण से भी हुआ है। दूसरा सर, सबसे बड़ा कारण ये है कि आज के देश में, जैसा कि कांग्रेस के द्वारा भी बहुत प्रचार किया गया कि संविधान खतरे में है, अगर ये बहुमत पे आते हैं तो संविधान को। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बीजेपी के ही जिनके एमपीज थे, उनके जो चुनाव के जब प्रचार चल रहा था, तो उसमें उनके जो भाषण आते वो कहते कि जैसे ही हमें 400 पार मिलेगा, हम कहीं ना कहीं चुनाव इनके संविधान में परिवर्तन कर देंगे, वो कर देंगे। इनकी बहुत बड़ा कारण था ये भी उनके मुंह से निकलना। हालांकि बातें कुछ और हो सकती, गवर्नमेंट के प्लान कुछ और हो सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने अपने मुंह से बोला कि हम ये काम करेंगे बहुत गहराई के साथ, वो फिर एकदम से जनता को लगा कि शायद ये क्या कर लेंगे, हमारे अधिकारों के साथ हनन हो सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा है जो अयोध्या से खड़े थे बीजेपी की तरफ से, लल्लू सिंह, उन्हीं का बयान था कि 272 पे तो कई सरकारें बनती है, पर अगर संविधान बदलना है तो वहाँ पे दूसरी पार्टी की तरफ से ये मुद्दा को उठाया गया, और वहाँ के जो निषाद थे या दलित थे, तो उनको बताया गया कि जो ये बीजेपी की अगर ऐसा होता है रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। तो यही सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है अयोध्या में कि बीजेपी आ रही। सेकंड, अयोध्या में ये वजह हारने की कि वहाँ पे जो घरों को उजाड़ा गया था कॉरिडोर बनाने के लिए,
तो लोग उसी से भी नाराज थे और काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रहे थे। सर तीसरा ये स्पेशली मुद्दा आता है इस देश में कास्ट डिवाइडेशन, फिर उसके बाद आता है अनएम्प्लॉयमेंट, अग्निवीर स्कीम काफ़ी रोज था बीजेपी के लिए, फिर था सर इन्फ्लेशन, महंगाई के लिए काफ़ी रोज था, फिर सर ये ओवर कॉन्फिडेंस, बीजेपी के एमपीज़ या बीजेपी के लीडरशिप में ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा था, जिसको कांग्रेस या किसी विपक्षी पार्टी ने उठाया। जनता के लिए हो चाहे ना हो ओवर कॉन्फिडेंस, पर विपक्षी पार्टियां कभी ऐसे मौक़ों को नहीं छोड़ती है। तो उनकी तरफ से उठा कि ये पार्टी बहुत मतलब ओवर कॉन्फिडेंस है, ये रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहती है संविधान को। और सर इसमें इस चुनाव में बीजेपी की अगर सीटें घटी तो इसमें एक और फैक्टर आता है, वो है कांग्रेस का जनता से जुड़ना ज़मीनी स्तर पे और उनको अपनी सुविधाएं, अपने वो चुनाव की नीतियों का बताना कि हम 1 लाख गृह लक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख देंगे, हम 8,500 पर मंथ देंगे उसी योजना के तहत, हम रिजर्वेशन को 50% से बढ़ा देंगे, हम अग्निवीर स्कीम्स को ख़त्म कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे एंटी इनकन्वेंसी भी थी सर, थोड़ी सी एंटी इनकन्वेंसी के बाद ये मुद्दों ने और भी जोर दिया और इसके कारण बीजेपी को बहुत लॉस हुआ। हालांकि कुछ एरिया थे जहां बीजेपी की पकड़ बहुत अच्छी थी, मध्य प्रदेश में, बिहार में जदयू के साथ, और उड़ीसा में आपका, महाराष्ट्र में तो सर विफल होगी, पर इसके साथ गुजरात में, उत्तराखंड एंड हिमाचल में और आंध्रा में भी काफ़ी अच्छा किया बीजेपी ने। और इसी के साथ केरल में इतिहास में पहली बार उनका एक सांसद को चुना गया सर। तो बीजेपी भी काफ़ी अच्छे उभरी है सर। पर कुछ जो क्षेत्र उसके मजबूत गढ़ माने जाते हैं उत्तर प्रदेश सर, वहाँ पर जाटव, गुज्जर और यादव का डिवाइडेशन, और पूर्वांचल में सर राजपूतों का मेन हिंदू स्ट्रीम से अलग होकर थोड़ा अपने प्रेफर करना, वो ज़्यादा बीजेपी को नुकसान कर गया, भारी पड़ गया। और सर दूसरा वो अनएम्प्लॉयमेंट का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा, और पेपर लीक, उत्तर प्रदेश में बार बार पेपर लीक की समस्या आ रही थी सर, जिसके कारण वहाँ की जनता और यूथ बहुत परेशान थे। तो वो उन मतलब ये मेन स्ट्रीम से हटके वोट देना चाहते थे इस बार। तो इन सब फैक्टर्स के कारण ही बीजेपी को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा है। जैसे आपके राजस्थान में सर का चूरू कॉन्स्टिट्यूंसी है, जैसे वहाँ पर भी सर जाटव, मीना एंड मुस्लिम जो समुदाय है उन्होंने ज़्यादातर कांग्रेस या जो अलायंस है उनको वोट दी। और जाट वोट हरियाणा का सर, जाट वोट हरियाणा का दो कारणों से नाराज हुआ है। पहला तो सर जाटों को नज़रअंदाज करना, दूसरा सर किसान आंदोलन, वो सबसे मेन पॉइंट थे हरियाणा में हारने का। और महाराष्ट्र में सर खिचड़ी, जैसा आप की बोल सकते हैं, वहाँ पर इतनी पार्टियां अलायंस में लड़ रही थी, चाहे वो शिंदे दल लो, उद्धव दल लो, तो लोग कंफ्यूज भी थे किसको दे किसको ना दे। तो वोट डिवाइडेशन भी बहुत हुआ है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के अपने मुद्दे भी थे जिस पे वहाँ की सरकारों ने ज़्यादा ध्यान ना दे के मोदी जी के चेहरे पे ज़्यादा फोकस किया है। तो ये दर्शाता भी है कि जो आज का वोटर है उसको एक अच्छा लीडरशिप तो चाहिए, पर उसको ये भी चाहिए कि हमारे क्षेत्र के एमपीज़ भी है वो भी उस लीडरशिप की तरह स्ट्रांग हो कहीं ना कहीं और हमारे क्षेत्र के काम करें। तो सर ये मुद्दे हैं कुछ बेसिक। अच्छा सर, आप क्या बोलेंगे? आप भी काफ़ी देर सुन रहे थे, आपका क्या एनालिसिस है इन चुनावों के ऊपर? मेरा एनालिसिस सर, सबसे पहले तो रिजल्ट जो आ गया है बहुत ही रोचक है लग रहा है। सबसे पहले तो सर जो हमें लगता था ना कि एक पार्टी का प्रभुत्व हो रहा है, वो आ रहा है, मतलब उसका पार्टीवाद का थोड़ा अंत जैसा हो गया थोड़ा लग रहा है, क्योंकि 2010 के बाद नहीं 14 के बाद मतलब जो विपक्ष था वो काफ़ी लो हो गया था, मतलब मजबूत विपक्ष नहीं था। पर इस बार के चुनावों में लग रहा है कि नहीं, विपक्ष के पास मेजॉरिटी आ गई है, मतलब विपक्ष मजबूत हो रहा है सर, इसमें हुआ ठीक ठाक। दूसरा सर क्योंकि जो बीजेपी की जो पॉलिसीज़ वगैरह आई है ना, कुछ पॉलिसी में जो मतलब जिनमें वो चाहते थे कि हम डेवलप हो सकते हैं, बट उसमें ही वो उनको भारी पड़ गई है। लाइक विप में सर, विप में कुछ ऐसी वो चीज़ें थी उनकी कि ऐसा है, मतलब बहुत सारा प्रमोट किया था उन्होंने उसको, बट बाद में हिंदू करके उसमें ही वो फंस गए थे। और जैसा सक्षम ने बताया अग्निवीर स्कीम, उसने तो बहुत सारा उस पर वो कर दिया था। इवन मैं खुद इस चीज़ से बहुत डिसएग्री हूँ कि जब से अग्निवीर आया था, हालांकि इससे रोज़गार बहुत मिला, ऐसा कुछ नहीं है मिला, बट ऐसा नहीं है कि, बट ऐसा है कि सर मतलब फ्यूचर सिक्योर नहीं रहा इसमें, जहाँ तक मुझे लगता है। सही बात। और बीजेपी की काफ़ी सारी पॉलिसीज़ थी सर जिन्होंने उनको काफ़ी डोमिनेस कर दिया, क्योंकि लग रहा था ना कि एक उनका ओवर कॉन्फिडेंस सर, बीजेपी के पास इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम चाहे तो सक्षम ने बोला उन्होंने कि एक अयोध्या में बोला गया कि एक भाषण में उनके द्वारा कि संविधान को बदलने के लिए कर देंगे वो। तो ये सर इससे पर वो जिस चीज़ में वो बोलना चाहते हैं ना सर, बट लोगों ने उसको अलग वे में ले लिया कुछ। अच्छा। फिर जैसे मीम्स वगैरह बने बाद में इसके कि संविधान चेंज कर लेंगे, जैसे मोदी जी भी पढ़ा था 2014 में मैं जनता का सेवक हूँ, 2019 में मैं जनता का चौकीदार बन गया हूँ, और 2024 में डिक्टेटर बन गया हूँ मैं। तो इसमें ध्रुव राठी का क्या योगदान मानते हैं आप? ध्रुव राठी योगदान तो नहीं बोलूँगा सर ने, बट अवेयरनेस
वो एक ऐसा बंदा है सर, कई उसके फैन है बहुत बड़े बड़े। फैन तो मैं नहीं हूँ सर, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं उसका फैन नहीं हूँ। सर बंदा अच्छा, इकोनॉमिक में अच्छा बोलता है वो, बट सर पॉलिटी में जीरो सर। मैं इस चीज़ को मानूंगा उसका, बट फैक्ट लाता है वो, बट आधे अधूरे फैक्ट है सर, वो डिसएग्री करता हूँ सर उससे। कुछ सबसे बड़ी बात है कि हवाई मुद्दे कुछ और होते हैं और ज़मीनी मुद्दे कुछ और होते हैं। ध्रुव राठी बात करता है बड़े इश्यूज़ की जो देश में हो रहे हैं, पर जो क्षेत्र में वोट दी जाती है वो क्षेत्र के मुद्दे, उसकी समस्याएं, उसकी जो नीड्स है उसके रिलेटेड भी वहाँ की जनता वोट देती है। वो बड़े मुद्दे देख के वोट नहीं देती हमेशा। और सेकंड थिंग ये सर, इस बार बीजेपी ये सोच रही थी कि देश में तीसरी बार स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म होगी। काफ़ी मतलब जो उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं वो भी सोच रहे थे, पर इसका लॉस कहीं ना कहीं बीजेपी को भी हुआ है। और इसके कारण सबसे बड़ा यही है, पहला तो जो डिवाइडेशन है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है, या ओवर आप बोल सकते हैं कि इन्होंने ज़्यादा चेहरे पे फोकस किया, कामों पे फोकस नहीं किया। पर सर इसका ये है कि इसमें देखना ये है कि आप जितने बीजेपी की 3.0 गवर्नमेंट से भरोसा रख सकते थे कि यूसीसी, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल या जुडिशरी रिफॉर्म जो इनके वादे थे, या जैसे कि कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई का था, या उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का था, उसके बाद सर इलेक्ट्रिक सनरूफ उसका सोलर सिस्टम्स का था, और काफ़ी वादे थे सर ऐसे, और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का था। पर एक कोalition की गवर्नमेंट में हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये देखने की बात है सर। फिर इसमें ऐसा है कि स्ट्रॉन्ग जब फैसले लेने होते हैं या बिल पास करना तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी या मेजोरिटी चाहिए होती है, उसमें दिक्कत है सर, उसमें दिक्कत आ सकती है यूसीसी पर। ऐसा है कि जनता दल यूनाइटेड ने समर्थन पत्र दिया यूसीसी का, और अभी न्यूज़ ये भी आ रही थी कि 7 जो निर्दलीय विधायक सांसद है, तो उन्होंने भी नड्डा जी को समर्थन पत्र दे दिया है। तो भी एनडीए 300 पार हो चुका है, तो अब इतना भी डर नहीं है कि एनडीए टूट सकता है। एनडीए टूटने का डर अब थोड़ा खत्म हो चुका है, क्योंकि थोड़ा और समर्थन एनडीए को मिल चुका है। तो ऐसा हो सकता है कि अब उन स्ट्रॉन्ग जो बिल्स है उसको लाया जाए, ऐसा हो सकता है सर। इसमें एक और चीज़ हो सकती है, जैसे कि बिहार की राजनीति में जैसे कि जेडीयू का प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं वो जेडीयू बिहार के लिए कुछ ना कुछ सेंटर से मांग कर सकती है अपने राज्य के लिए। आंध्रा का भी है, क्योंकि ये चाहते कि मतलब बिहार को एक वो आरक्षण या दूसरे स्टेट या अच्छा मतलब पैकेज दिया जाए, स्पेशल कैटेगरी में रखा जाए। तो ये हो सकता है, इनकी कुछ मांगे हो सकती है, लेकिन राजनीति का कुछ पता तो नहीं चलता है। लेकिन पता नहीं सर, क्योंकि और देखा जाए तो वो स्टेबल रहने वाला नहीं है सर, मुझे जहाँ तक कांग्रेस के प्रभुत्व, इनकी डोमिनेंस की बात लगी 1967 तक, वो तो सिर्फ इनके खुला डोमिनेंस था। और प्रेजेंट में एक कैडेट पार्टी का है जो किसी न किसी राष्ट्रवादी विचारधारा पर चलती कांग्रेस है। ने बहुत तो अच्छा काम किया, बहुत अच्छे काम किए। रिसर्जेंस हुआ है कांग्रेस का, क्योंकि जो विपक्ष का नेता है सर सदन में, वो 54 सीट पे मिल सकता था। 19 में सर 44 थी, इसलिए कांग्रेस के पास या विपक्ष में कोई नेता नहीं था। कांग्रेस का नेता अधीर रंजन चौधरी को जरूर चुना गया था, पर विपक्ष का नेता के लिए 54 सीट चाहिए थी। इस बार कांग्रेस के पास 99 सीट्स है, तो सदन में कंपटीशन भी होगा सर, क्योंकि इतनी इजीली मेजोरिटी या जो पावर में गवर्नमेंट है उसको बिल लाने नहीं दिया जाएगा या पास कराने नहीं दिया जाएगा। टक्कर देखने को मिलेगी और सुधार होंगे सर इसमें, क्योंकि उनके भी सुझाव को देखा मान्यता दी जाएगी सर, अब सुना जाएगा। आज से पहले जो एक तरफा होता था कि कहीं विपक्ष कहते कि विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है या कर नहीं पा रहा है, कमज़ोर है, मेजोरिटी की सरकार है, बहुत ज़्यादा सीटें, अब वैसा नहीं है। अब एनडीए के पास भी मतलब ज़्यादा सीटें तो नहीं है, 300 पार है, लेकिन जो विपक्ष है, जो महागठबंधन है, उसके पास भी सीटें कहीं ना कहीं ठीक है। तो इसलिए जो डिक्टेटर वाले मुद्दे जो बताते हैं लोग, जो जनता को हानि पहुंचा सकते हैं, कहीं ना कहीं उसे रोका जा सकता है। आज प्रेजेंट में अपर हाउस में भी कहीं ना कहीं उतना डोमिनेंस नहीं है इनके एनडीए का, उसमें भी अभी भी थोड़ा ऊपर नीचे है, लगभग 133 या 34 के आसपास ही है उसमें। सही बात। अच्छा, मेरा एक प्रश्न उल्टा लेता हूँ। इन सब के बावजूद, 10 साल शासन करने के बावजूद, कमियों के बावजूद, ये इस सिचुएशन पे कैसे पहुंच गए कि दोबारा गवर्नमेंट बन रही हो? सर ऐसा भी नहीं है सर कि काम नहीं किया है। अच्छा। मैक्सिमम इस देश के वोटर आज भी राष्ट्रवाद के मुद्दे पे ज़्यादा वोट देना पसंद करते हैं कि राष्ट्रवादी गवर्नमेंट है, या जैसे कि बोला जाता है इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही है, या फिर बड़े बड़े फैसले लेती है जो बहुत ही, जिसको बोलते हैं कि क्रांतिकारी या किस्मेटिक फैसले होते हैं सर। जैसा कि आपने 370 एबॉलिश कर लिया सर, या आपने यूएपीए का 2 का कानून लिया है सर, या ट्रिपल तलाक का। तो लोगों के भी सर इन्फ्लुएंस होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है या देश के हित में ये बहुत बड़े बड़े फैसले ले सकती है, तो ये देश को बहुत उन्नति कर सकती है। तो मैक्सिमम जनता के बीच ऐसे भी है। सेकंड सर, इन्होंने रोड नेटवर्क से लेके बहुत अच्छा बनाया, इन्होंने सुविधा दी, जल सुविधा, हर घर जल की सुविधा दी, उज्ज्वला योजना के तहत सुविधा दी, फ्री राशन दिया सर रोड्स के तहत। फिर इन्होंने फॉरेन पॉलिसी थी जिसके कारण इन्वेस्टमेंट आई, लोगों ने जैसे एप्पल जैसी कंपनी ने हैदराबाद में अपना वो फैक्ट्रीज लगाई, तो रोज़गार
रोजगार भी मिले सर। ऐसे नहीं, काम बहुत ज़्यादा अच्छे किए जिसके कारण मतलब जनता की जिनकी बहुत पकड़ अभी भी है सर। मैक्सिमम ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो इनकी इसका मतलब ये है कि इसकी सबसे ज़्यादा पकड़ है आज के दिन इंडियन पॉलिटिक्स में सर। बहुत काम किए सर, और पॉलिसीज़ तो बहुत ही अच्छी आई है सिक्योरिटी के लिए, और सर इंटरनेशनल रिलेशन के लिए सबसे बेस्ट गवर्नमेंट अभी तक बीजेपी को कंसीडर किया जा रहा है देश के मैक्सिमम लोगों के द्वारा। तो इनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, पर जो मुद्दे जिसमें मात खाए वो ज़्यादातर ज़मीनी स्तर पे, और जिसको बोल सकते हैं कि एमपी इनके ज़्यादा अच्छे हैं क्या नहीं है, इन मुद्दों पे खाए कि मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं कि खुद भी कुछ योगदान दिया उस क्षेत्र को सर। वही बात है, उसी के कारण इनकी सीटें घटी। दूसरा सर डिवाइड हो कास्टिज्म के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन जैसे मुद्दों के लिए, और थोड़ा सर कि कांग्रेस ने भी बहुत जोर लगाया और बहुत मतलब जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा थी, लोगों से जुड़े, उनको समझाया। तो वो सर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो होते हैं, लोग बीजेपी से भी कांग्रेस से भी, और वो प्रभावित होकर इधर उधर वोट तो शिफ्ट होते हैं सर। और ये सर अच्छा भी एक लोकतंत्र के लिए, कब तक एक गवर्नमेंट मतलब लगातार इतनी बहुमत से जीतती रहेगी, क्योंकि फिर इसमें लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस रहता है हाई। ऐसा हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर को ना आए, पर जो उनके लिए काम करे उनको तो आ ही सकता है सर। तो वो ईगो को क्रश भी किया जनता ने, तो ये भी अच्छा है, और ये दिखाया है कि लोकतंत्र ही है, ये एक तरफा नहीं कभी चलेगा। लोकतंत्र के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां उठती रहती है। 1952 में प्रथम चुनाव हुआ तो उस वक्त भी उठी थी, ताश का खेल माना गया था, लेकिन आज भी उठ रही थी कि भाई क्या पता तीसरी बार आ जाए या कुछ हो जाए। लेकिन भारत की जनता ने बता दिया जो ज़्यादा उछलेगा तो उसके साथ हम डेमोक्रेसी या ये कहे कि भारत का एक ही नारा पहले से अति सर्वत्र वर्जित, तो जहाँ पर अति हो जाती वहाँ पर वो तो वर्जित है हमारे लिए, हम उसे नकार देंगे। तो कहीं ना कहीं एक सरकार के लिए एक तमाचा था कि भाई आपने 10 साल तक राज किया, आपके जो जमीनी स्तर पर जो काम नहीं हुए उसकी वजह से आज आपको ये दिखना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा सर इसमें ठोका है कुछ पार्टियों, जैसे सपा है, पिछली बार शायद वो 5 सीट लाई थी, इस बार वो 37 है। तो इसका मतलब है उन्होंने भी मतलब अपना डोमिनेंस फिर से स्थापित किया है। काम तो नहीं मैं बोलूँगा, पर हाँ उन्होंने जनता के साथ वो बहुत जुड़े हैं, उन्होंने लोगों के मुद्दों को उठाया है, उनके दर्द को समझा है, इसलिए लोगों ने कहीं ना कहीं उनको वोट दिया, चाहे वो जात में बट के दियो, चाहे उनकी बातों में आके। पर सर वो जुड़े अयोध्या की बात करें, अयोध्या का जो सांसद था उन्होंने कहा कि हम जो आपसे ज़मीन छीनी गई है अयोध्या में डेवलपमेंट के नाम पे, वो वापस करवा देंगे आपको, या कुछ पैसे देंगे। इस तरह से इन्फ्लुएंस करवा रहे हैं, करवाया गया। तो लोकल मुद्दों पर बात की गई, जो कि कहीं ना कहीं एनडीए गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। वो सिर्फ नेशनल लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। और पार्टी एलजेपी जो बिहार में चिराग पासवान, जो श्री रामविलास पासवान की पार्टी हुआ करती, जो आप उनके बेटे संभाल रहे हैं, तो उनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी 100% है। वो भी बहुत अप्रिशिएशन है उनके लिए भी, क्योंकि सर उनका जो 5 की 5 सीटें उन्हें लड़ी थी वो 5 की 5 जीते, एनडीए में है वो सर। फिर उद्धव गुट का भी सर द्वारा मतलब बोल सकते उठे है, क्योंकि जब शिंदे गुट ने उनसे उनका पार्टी का टैग और वो सब छीना था, तो अब सर वो लगता है अपने द्वारा अपना जो पोजीशन थी वो रिक्लेम कर रहे हैं उस शिवसेना के महाराष्ट्र की राजनीति में सर। उसके द्वारा डीएमके का भी अच्छा प्रदर्शन है तमिलनाडु में, कहीं ना कहीं लग रहा था कि बीजेपी इस बार 2 से 3 सीटें ले जा सकती है, पर डीएमके ने उनको जगह नहीं दी ले जाने के लिए। डीएमके लाया, डीएमके पर ये भी देखो एक प्रश्न है बेटा कि तमिलनाडु में ऑन इट्स ऑन बीजेपी ने 11-12% वोट ले लिए सर। 11-12% वोट इस बेसिस में है क्योंकि पिछली बार बीजेपी शायद में भी 3 सीटों पर लड़ी थी, इस बार बीजेपी 10 से ज़्यादा सीटों पर लड़ी है, तो वो डिवाइडेशन उस तरह से भी होता है। और मैंने कहीं सुना कि कांग्रेस के टोटल वोटों से ज्यादा वोट बीजेपी। हाँ सर, क्योंकि बीजेपी 11 से 12 सीटें ऐसी थी जहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी रही है तमिलनाडु में, पर ऐसा अभी भी है कि वहाँ की जनता भी डीएमके पे ज़्यादा विश्वास करती है। उसका कई कारण हो सकते हैं, या तो उनका तमिल जुड़ाव भी हो सकता है कि वो अभी भी मतलब ज़्यादा फील कर रहे हैं कि ये तमिल रीजन की पार्टी है या उसके मुद्दों को आगे रखती है, या तो सर उनको ऐसा भी लग सकता है कि उन्होंने ज़मीनी स्तर पर बहुत काम किया हो सर। ये तो उनका मुद्दा है, पर ऐसा कि बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और आने वाले 2026 में शायद तमिलनाडु में चुनाव बीजेपी ज़्यादा सीटें ला सकती है वहाँ से सर, ऐसा हो सकता है। और सबसे ज़्यादा सर के अन्नामलाई सर, जो कोई M2 सीट से भी लड़े थे सर, वो ओबीसी जातियों से संबंध रखते सर, आईपीएस भी रह चुके हैं। पर सबसे ज़्यादा अगर डिसअपॉइंटिंग बोला जाए तो वो है कि कुछ खालिस्तानी एलिमेंट भी जीते, जैसे अमृतपाल सिंह हो गया या सरजीत सिंह हो गया, या कुछ एंटी सेपरेटिस्ट लोग भी जीते जैसे इंजीनियर रशीद हो गया। और बीजेपी के लिए अगर सबसे ज़्यादा बुरा लगेगा तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में लगेगा, जहाँ उनको उम्मीद थी और एग्जिट पोल भी दिखा रहे थे कि वेस्ट बंगाल में 26 से 31 सीट्स तो ले जा सकते हैं। वहाँ पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने उनको जगह ही नहीं दी सर, मतलब जीतने के लिए। वो बहुत बड़ा मतलब उनको सेटबैक है और उनको ये सोचने में मजबूर करता है कि वो कहाँ कमी रहेगी उनकी, क्या वो अपने वोटर्स को नहीं बचा पाए बीजेपी उस जगह, क्योंकि हमने देखा वहाँ वायलेंस भी बहुत होती है। क्या वो अपने वोटर्स की रक्षा नहीं कर पाए, क्या अपने पार्टी के मेंबर्स की रक्षा नहीं कर पाए सर। काफ़ी मुद्दे हैं जो वेस्ट बंगाल में उनको देखने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश के साथ साथ, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है वेस्ट बंगाल। अच्छा, और केरला में क्या हुआ? केरला में क्यों कम्युनिस्ट पार्टी क्यों साफ होगी? सर कम्युनिस्ट पार्टी तो अभी भी रूल कर रही है केरला में, साफ नहीं है। एमपी साफ हो गए, सारी कांग्रेस ले गई।
सर, एक हाँ। मिला उनको 20 में से और एक बीजेपी को मिल गया। सर हाँ, ये बीजेपी को इसलिए मिला है क्योंकि बीजेपी ने भी अपना पूरा जोर लगाया था, नहीं, स्पेशली एक मिला ना, कांग्रेस को तो बहुत मिला राहुल गांधी से। हाँ सर, कांग्रेस को बहुत मिला क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अब लेफ्ट के जो मुद्दे थे केरल में, उठाए। या लेफ्ट के जो मुद्दे देश में चलते थे पहले, अब वो कांग्रेस पिक कर रही है, चाहे वो थोड़ा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो, चाहे वो थोड़ा टैक्स हो रिचेस पे हो, सही बोला। या सर उस पर देख सकते हैं, या फिर आप कि मेजोरिटी गवर्नमेंट ना हो, माइनॉरिटीज को दी जाए, जो पहले कैपिटलिज्म की बातें लेफ्ट के हो। मुद्दे थे ना सर, हाँ। वो अब कांग्रेस पिक कर रही है, तो हाँ। लेफ्ट के लोग कांग्रेस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि उनको राहुल लग रहा का है प्रो लेफ्ट हाँ, स्टैंड कि देश में अभी सीपीएम की इतनी मतलब मजबूत स्थिति नहीं नहीं है, रही। तो उनकी जो बातें रख रहा हो कांग्रेस है, तो वो चाह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार सत्ता में है, तो उन्होंने दबाकर कांग्रेस को वोट दी, क्योंकि सर कहीं ना कहीं अलायंस भी थी, तो ऐसा भी है पर सर। ग्राउंड में तो फाइट हुई है। सर ग्राउंड में फाइट हुई है, फाइट पर हुई सर है। वो मुद्दे देश में सीपीएम नहीं मतलब बना सीपीएम सकती को थी सपोर्टर सरकार। जो शिफ्ट करके कांग्रेस का। क्योंकि सर सीपीएम से ज़्यादा मुद्दे अब सीपीएम के कांग्रेस उठा रही है, वाह क्या बात उनके है। मैनिफेस्टो में कम्युनिज्म से रिलेटेड काफ़ी मुद्दे हैं। मतलब 20 में से 16-17 सीटें कांग्रेस जीती है, और बहुत सर बड़ी फ्रीबीज भी बहुत खेली है केरला में भी, अभी हम वीडियोस भी देख सकते हैं कि लोग मांग रहे हैं कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में, कि जो कांग्रेस ने वादा किया था जैसे पैसों का, तो फ्रीबीज भी एक ऐसा मुद्दा है जो कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा प्रॉमिस किया था और लोगों की बहुत ज़्यादा वोट उसने अट्रैक्ट की है, फ्रीबीज के कारण भी हुआ है सर। हिमाचल की गवर्नमेंट बनी थी। सर हिमाचल में भी बहुत मुद्दा था, पर हिमाचल के लोगों ने थोड़ा मोदी ब्रांड पे भी थोड़ा विश्वास किया, अच्छा। तो हिमाचल में तो 4 की 4 इसलिए बीजेपी जीती क्योंकि लोगों ने विश्वास किया मोदी ब्रांड पे, और इसी सबसे बड़ा फैक्टर हिमाचल में मोदी ब्रांड ही था और राष्ट्रवादी था सर। हाँ, और ये भी है। धार्मिक मुद्दे भी हो सकते हैं सर कि हिंदू धर्म का है या हिंदू धर्म को प्रमोट करता है। अच्छा मेरा क्वेश्चन है, राम मंदिर एज अ होल बीजेपी को फायदा हो या नुकसान? एज अ होल राम मंदिर के मुद्दे पे बीजेपी को फायदा है? भारत सिर्फ सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, सीट की ऐसा- एज अ होल फायदा या नुकसान? नहीं सर, फायदा भी नहीं कह सकते और नुकसान भी नहीं कह बराबर सकते, रहा मतलब। बराबर जैसे रहा, क्योंकि यूपी में तो हार गए सीटें। नहीं उस सीट की बात नहीं कर, एक चीज छोड़ो, पूरे भारतीय कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ मैं। नहीं सर। राम मंदिर में बीजेपी की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे भारत में उसका कोई प्रभाव नहीं है। भारत पड़ा। इनकी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि भारत में हर कास्ट, हर रीजन का, इनकी हर रिलीजन का ये व्यक्ति रहता है। और दूसरी बात नहीं मेरा प्रश्न है, बीजेपी का जो राम मंदिर कंस्ट्रक्शन था, सर सबसे बड़ी बात है ना, जब बीजेपी ने रथ यात्रा के टाइम भी प्रॉमिस किया था राम मंदिर का, तो उन्होंने इसको एक पॉलिटिकल स्टंट से ज़्यादा अपना दायित्व समझा था कि राम मंदिर बनाना या उसको प्रमोट करना ये हमारा दायित्व है, तो सर उसके बनाने का फायदा या नुकसान से उसको कुछ मतलब नहीं, उन्होंने अपना दायित्व निभाया पहली बात। नहीं पर लोग सर advantage लोग लेते थे ना। हाँ सर, देश में बहुत एडवांटेज है। आप बोलोगे हिमाचल में वोट है, तो हिमाचल में जब प्रसार हो रहा था तो उन्होंने यहाँ पर जब रैली भी हो रही थी तो ये मुद्दे चले थे कि अयोध्या में राम मंदिर बना, लोग बहुत खुश भी थे सर। वहाँ पे लोग इसलिए खुश नहीं थे कि वहाँ पर उनकी जमीनों को भी छीना गया, ग्राउंड पे कॉरिडोर हुआ सर। इन जनरल बीजेपी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट और फायदा मिला है और उसकी स्ट्रॉन्ग मतलब छवि भी बनी है। पर सर एक्चुअली में तो राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जनता के पैसों का है। मेन है कि बीजेपी ने उसको प्रमोट कितना किया Proper तरीके से और किया। भारतीय कल्चर को कितना प्रमोट किया, उसने बीजेपी को बहुत फायदा दिया है नेशन वाइड। और बीजेपी का जो मेन मोटो था, जो उनके मैनिफेस्टो में हमेशा रहता था 2014 से पहले भी कि राम मंदिर बनाएंगे, वो पूरा हुआ। इसका मतलब ये है कि वो अपने पार्टी, वो अपने काम में बहुत मतलब फोकस्ड है, वो मैनिफेस्टो के वादे पूरा करने जानती है अपना। मतलब इज अ होल उसकी जो कोर कॉन्स्टिट्यूशन सर को बहुत, फायदा हुआ। आप मध्य प्रदेश में सर 29 की 29 स्वीप करते हैं, तो इसमें सर राम मंदिर और 370 जैसे 2 बड़े मुद्दे उन्होंने बहुत भूमिका निभाई है। उनमें उसके कारण से बीजेपी की एक स्ट्रॉन्ग, एक राष्ट्रवादी और एक हिंदूवादी पार्टी की छवि बनी है सर, और लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया उसने कहीं ना कहीं। अच्छा, अब आपसे लेते हैं लास्ट में क्वेश्चन, 2-3 खत्म करेंगे इसको। आप कैसे देखते हो ये जो नया कोलिशन बना है, ये कैसे काम करेगा? क्या लगता है आपको ये फंक्शन कर पाएगा एनडीए, या ये टूट जाएगा अपने बल पे? आपकी क्या गैस है? इसमें एनडीए की बात करूँ तो बीजेपी आज भी मेजोरिटी में है, 240 सीटें बीजेपी के पास है। मेजोरिटी से थोड़ी कम नहीं है? नहीं सर, वो मैं कह रहा हूँ एक तरफा इनकी वो हाँ, ज़्यादा है उनके पास। ज़्यादा है उनके पास, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उनके पास। लेकिन फिर भी यदि वो जाते हैं, इनके जेडीयू टूट जाता है या टीडीपी टूट जाती है, लेकिन फिर भी उनके पास अदर जो है निर्दलीय स्वतंत्र दल है या पार्टी है या दूसरे जो सदस्य है वो है उनके पास। फिर भी कहीं ना कहीं यदि वो कांग्रेस में भी चले जाते हैं, वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, फिर भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि काम तो फिर भी नहीं होगा, इनकी सरकार विपक्ष नहीं बना पाएगा। तो कहीं ना कहीं उनके साथ, बीजेपी के साथ रहना ही पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय मुद्दे उनको उठा पाएंगे वो। अच्छा, एक प्रश्न और सरकार है, सामने। क्योंकि आप कोलिशन पे काम कर रहे हैं, क्या ये जो कोलिशन बना है वर्तमान में टीडीपी, जेडीयू, बीजेपी, ये कितना स्ट्रॉन्ग है? ठीक है, और इसकी तुलना करें यूपीए के कोलिशन से या फिर वाजपेयी के कोलिशन से, इन तीनों में कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्या कहते हैं आप? या सेम ही है, उतना ही रहेगा ये? जो वाजपेयी जी ने अपना नाटी की थी 24 दलों के साथ, या जो मनमोहन जी ने प्रयास किया था, उनकी तुलना में ये इसमें ये सरकार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी
या इसमें- ये उतना ही वीक रहेगा? इसमें सर उतना वीक नहीं रहेगा, क्योंकि यदि 2004 चार की बात बात करें या 14 तक की बात करें, हाँ, हाँ। तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस सीटें कम थी मतलब। कांग्रेस पास सीटें बहुत कम थी, इसलिए कांग्रेस एक डोमिनेंस पार्टी नहीं बनी थी। 140 या 100 इतने डोमिनेंस पार्टी नहीं बनी थी। और हाँ। यदि हम इनकी एनडीए गवर्नमेंट जो 2004 तक रही अटल भाई वाजपेयी जी के ये में कार्यकाल में, वो भी उसमें भी वैसा ही सिस्टम था। उसमें भी जो बीजेपी पार्टी तो डोमिनेंट पार्टी नहीं नहीं थी थी, 197 इनके गठबंधन के अंदर, कोalition के बिल्कुल, अंदर। बिल्कुल। लेकिन जो 2024 की बात करता हूँ, इसमें प्रेजेंट में बीजेपी डोमिनेंस पार्टी है। एडवांटेज है मतलब। डोमिनेंस पार्टी है, 240 सीटें हैं। और सब जगह यही चलता है कि जिसके पास ज़्यादा आदमी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका काम प्रभुत्व होता है, आ प्रभुत्व जाता आ है। जाता है। तो बीजेपी का डोमिनेंस है इनकी पार्टी में। स्टेबिलिटी के लिए ठीक है, धन्यवाद। अच्छा Stability नहीं हो सकती। स्टेबिलिटी के लिए नहीं चलो देखा जाएगा। आप बताओ लास्ट में कि वोट दिया आपने इस पर? हाँ जी सर, मेरा सेकंड तो टाइम ईवीएम पे क्या कहना है आपका? ईवीएम ठीक चली आपकी ईवीएम कि सर, गलत वोट ईवीएम पे सर जो बटन दबाया वही गिरा कि नहीं आप? अरे नहीं सर, क्योंकि ईवीएम पे जो मुद्दे उठाए जा रहे थे ना सर कि ये ऐसा करेगा ऐसा करे, मतलब ईवीएम ने सबका मुंह बंद कर लिया है। नहीं और सर, इसके पीछे एक और कारण है। ईवीएम पर इस बार बहस क्यों नहीं हुई? इस बार कांग्रेस की सीटें 99 आ गई, या यूं कहे जो महागठबंधन था, हाँ। महागठबंधन की सीटें बहुत अच्छी आ गई। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि नहीं और जो ठीक है। कहा जा रहा था ना कि बीजेपी ऐसा करेगा ऐसा करेगा, ईवीएम ने वो सब कुछ वो भी कर दिया कि क्लियर सब कर कुछ दिया। निष्पक्ष जो हुआ है। भ्रांतियां फैली हुई थी व्यक्तियों के और अंदर, दूसरा वो बोले खत्म हाँ, हो सर, इवन आपकी- प्राइम मिनिस्टर भी शायद 1 लाख से ही जीता नहीं। और दूसरा आप बोल रहे थे ना सर कि बीजेपी फिर से क्यों आई, क्योंकि सर सबसे बड़ी बात बीजेपी के पास कुछ अट्रैक्टिव चेहरे हैं सर, क्योंकि उन चेहरों ने बहुत काम किया है। अमित शाह जी को ले लीजिए आप, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को ले लीजिए आप, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत काम अच्छा किया सर। अच्छा, क्योंकि उन्होंने सर अपना काम दिखाया है, तब जाके भी लोग उनसे इन्फ्लुएंस्ड हुए सर काफी बीजेपी के ज़्यादा। हारने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये भी है सर कि बीजेपी ने दिया 400 पार का मुद्दा। लोगों को ये नहीं बताया कि हमने क्या काम किए। उन्होंने ये बताया साथ में कि कि हम भाई जीत रहे हैं। हम संविधान में चेंज करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, नई नीतियाँ लाएंगे, वो करेंगे। लेकिन जनता काम पे बेस पे वोट देती है। प्रेजेंट में जो हुआ है या पीछे जो हुआ है उस पर उसको वोट छोड़ो। देगी। हाँ, बताओ भाई क्या है? वो थोड़ा BJP ईगो दिखाई वो दिया है बीजेपी ना। ने बताया ही नहीं। हाँ। और उसको छोड़ के डायरेक्ट बोला जीत की कि बात कर मोदी जी या हमारा संविधान चेंज करेंगे 400 पार। इस वजह से कहीं बहुत सारी हानि हुई बीजेपी को। ठीक है, जो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। डिक्टेटरशिप कुछ है जो लग रहा था, जी, जी। वो साफ कर दिया इस डेमोक्रेसी ने Dictatorship कि नहीं जो है। बोलते हैं ना एक चीज़ की डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट चॉइस, हाँ। तो अभी वो सर से साबित हो गया धन्यवाद। इससे। अच्छा, लास्ट में अब आपका लेंगे पॉजिटिव। राहुल गांधी जी एज अ लीडर इस चुनाव के बाद उनका कद क्या बढ़ा है? सर बताइए। बहुत ही बड़ा कद बढ़ा है, क्योंकि अच्छा। सर राहुल गांधी जी ने ना कहीं उन्हीं की पार्टी या महात्मा गांधी जी से कुछ ना कुछ तो सीखा है। सीखा है कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा करो, हाँ। कि सड़क पे उतरो, लोगों को पूरा देश में भ्रमण करो, हाँ। जगह जगह जाके लोगों को जोड़ो, हाँ। वो उनके मतलब बिना किसी भेदभाव के उनके साथ बैठो, उनके हाँ। मुद्दों को जानो, जानो। उनके मुद्दों की बात करो, हाँ। उनको समझाओ। तो वो अपनत्व की फील है सर, वो कहीं ना कहीं लगता है कि लीडर अपने से उठा हुआ है। तो ऐसा राहुल गांधी ने जो इस बार किया है बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो 99 सीट जो है ये भी कहीं ना कहीं उन्हीं की सर देन है। अच्छा, हाँ, ये बहुत भारत ही जोड़ो सर फायदा। यात्रा के साथ साथ जो राहुल गांधी जी बैठे उठे किसानों के पास गए, और ये चीज़ बताती है जहाँ से उठे थे अमेठी से, वहाँ पर उनको 3 लाख से बढ़त मिली है। हाँ, देखिए। और जहाँ की प्राइम मिनिस्टर जो है रायबरेली से उठे थे। और जहाँ मोदी जी की बात है कि प्रधानमंत्री थे, चेहरा था राष्ट्र का, उनको लगभग 1 लाख वोट सर से। कहीं ना कहीं आपने जो कोalition की बात की, तो मैं बोलना चाहता 2014 में भी टीडीपी एंड जो जनता दल यूनाइटेड था, ये प्राइम मिनिस्टर के साथ था उस हाँ। समय की गवर्नमेंट में भी। और जब कोalition के या गठबंधन धर्म में कोई पार्टीज आपस में जुड़ती है तो उनको जोड़ने के लिए सबसे बेस्ट होती है आइडियोलॉजी। हाँ। जो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू है, कहीं ना कहीं बीजेपी के नरेंद्र मोदी, इन दोनों की आइडियोलॉजी डेवलपमेंट फोकस्ड है। हाँ, ज़्यादा ये है। डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा साथ रहेंगे, और इनकी पार्टी में कोई डिवाइड की ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि आंध्र प्रदेश के लिए शायद चंद्रबाबू नायडू स्पेशल पैकेज की मांग कर सकते हैं करता है। डेवलपमेंट के लिए, तो और बीजेपी इसको देने के लिए बिल्कुल भी नकार नहीं सकती नहीं सर। करेगी। हाँ। और जो जनता दल यूनाइटेड है, उन्होंने उनको यूसीसी और जैसे मुद्दों पे भी समर्थन देने की बात की है, और वन नेशन वन इलेक्शन पे भी समर्थन देने की बात की है। तो कहीं ना कहीं इन सभी के मुद्दे और आइडियोलॉजी सेम है, तो इस कारण इनके एनडीए में कोई दरार आती नजर नहीं आ रही है सर। चलो और ये दोस्तों, स्मूथली गवर्नमेंट चले। धन्यवाद। आपने इतना समय दिया। देखिए, हो सकता है कई लोग हमसे सहमत ना हो, सहमत भी हो सकते हैं, पर आपने बहुत ही ज़बरदस्त ओपिनियन दी। बहुत बहुत धन्यवाद।